नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर इतने विस्तार से आपको बताता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकले। वो खबर भी लेकर आता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलती और उस अंदाज में बताता हूं कि बच्चों को भी समझ में आए, इसलिए ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो। आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में सबसे पहले आपको बताऊं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। कल से पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलेगा। आपके दिमाग में झन्नाहट पैदा हो जाएगी इसको सुनते ही कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे मिलेगा, ये तो 100 के पार है। लेकिन कैसे मिलेगा ये अभी आपको पाठशाला में चैप्टर खोलूंगा तो बताऊंगा। फिर आपको वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसने बताया मोदी ने देश को कैसे बचाया, उसका चैप्टर भी लेकर आया हूं। संजय राउत, शायर संजय राउत और 1034 करोड़ रुपए के कनेक्शन का चक्कर क्या है, और फिर 42 साल पुराना कौन बीजेपी, जैसे वो आई है ना एक फिल्म अभी आई है, वैसे ही कौन बीजेपी का चैप्टर खोलूंगा। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में आज आपके लिए जो चैप्टर लेकर आया हूं वो पेट्रोल से जुड़ा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स की क्लास में सबसे पहले पेट्रोल का चैप्टर। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ रहे हैं। आप भी रोज सुनते हैं, कभी 80 पैसे बढ़ गया, फिर एक दो दिन नहीं बढ़ा, फिर 80 पैसे बढ़ गया। लोग ट्वीट करते हैं, चर्चा करते हैं, अरे 80 पैसे बढ़ा दिया, देखो चुनाव के बाद बढ़ेगा, बोला था बढ़ा दिया। बहुत सारे लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत चुभ रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता होना भी चाहिए, मैं भी मानता हूं पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, और जितने में अभी मिल रहा है इससे काफी सस्ता होना चाहिए। लेकिन कल से पेट्रोल 50 रुपए लीटर भी आपको मिल जाएगा। और बहुत ध्यान से कह रहा हूं, सुनिए इसको, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि 50 रुपए का कैसे मिलेगा। 50 रुपए लीटर ये पेट्रोल की कीमत जो है वो कल से हो सकती है 50 रुपए लीटर। लेकिन इस कीमत को पाने के लिए, 50 रुपए लीटर की कीमत को पाने के लिए आपको नहीं, पूरे देश को एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि हम उस कीमत पर आज चर्चा करें, क्योंकि बोलना बड़ा आसान होता है, 50 रुपए 60 रुपए पेट्रोल मिलना चाहिए। क्यों आज की तारीख में मैं खुद जब यह कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम होनी चाहिए, 50 रुपए पेट्रोल लेने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, यह आपको समझना जरूरी है। यह आपको अभी समझ में आएगा। आज इसका पूरा चैप्टर खोल रहा हूं कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल अगर लेना है तो क्या क्या चुकाना होगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि पेट्रोल डीजल से कितना कुल टैक्स सरकार के पास जा रहा है, क्योंकि जब तक इस रकम को आप नहीं जानेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि 100 रुपए मिल रहे पेट्रोल में से 50 रुपए निकाल लेने का मतलब आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल दिसंबर में यह आंकड़ा दिया था, और उन्होंने कहा था, वित्त मंत्री का यह आंकड़ा है कि पिछले साल उन्होंने कहा कि 3 साल में, बीते 3 साल में केंद्र के पास पेट्रोल डीजल से, केंद्र और इसमें क्या शामिल है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इससे जो टैक्स आ रहा है, इससे जो कमाई हो रही है, वो बीते 3 साल में 8 लाख करोड़ रुपए, 8 लाख करोड़ रुपए। और यह तब है जब इस बीते 3 साल में एक लंबा वक्त इस देश ने लॉकडाउन का भी झेला, जिसमें अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और सिर्फ भारत की नहीं दुनिया की चरमरा गई, दुनिया की हिल गई। भारत तो अब रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, लेकिन दुनिया आज भी स्ट्रगल कर रही है। उस संकट काल में जब सब कुछ बंद था, तब भी सरकार के पास आपके ऊपर खर्च करने के लिए कहीं से पैसा आ रहा था, तो वो ये पेट्रोल डीजल के टैक्स से आ रहा था, 8 लाख करोड़ रुपए। और इसमें साल 2020-21 में 2021 में कितना पैसा आया, 3,71,000 करोड़ रुपया आया पेट्रोल डीजल के टैक्स से। 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र का टैक्स और राज्य का टैक्स कितना है, यह भी आपको जल्दी से बता देता हूं।
दिल्ली में 1 अप्रैल का रेट पेट्रोल का उठा लेता हूं और उसको अगर आप तोड़िएगा तो डीलर को 53 रुपए 54 पैसे, डीलर कमीशन इसमें से हो गया 3 रुपए 83 पैसे, केंद्र का टैक्स है 27 रुपए 90 पैसे, राज्य का वैट हल्ला सब करते हैं, घटाता कोई नहीं, 16 रुपए 54 पैसे, और रिटेल प्राइस आखिर में सब जोड़कर बैठती है 101 रुपया। 1 अप्रैल का रेट है 101 रुपया 81 पैसा, ये 1 अप्रैल का रेट है। अब आप और आज 105 रुपया हो गया। अब मैं आपको ये जो बता रहा हूं इसमें 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो केंद्र का टैक्स, केंद्र का टैक्स ये है आपका 27 रुपया 90 पैसा, 27.90 रुपीज पेट्रोल पर। और राज्य का टैक्स कितना है, राज्य कितना वसूल रहा है, ये है 16 रुपए 54 पैसे। और ये सिर्फ अभी आपको दिल्ली का बता रहा हूं, पूरे देश का नहीं बता रहा हूं। राज्य अपना वैट नहीं घटाते, ये 16 रुपए 54 पैसे इसको घटाने में नरक हो जाता है लोगों का, लेकिन हंगामा ये होता है कि ये पूरा घटा दो, खत्म कर दो। बताऊंगा अभी उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 फैक्टर ऐसे हैं कि इनको आप हटा दो। मान लो 28 रुपए इसको पकड़ो और 17 रुपया इसको पकड़ लो, तो सीधे सीधे 45 रुपया घट जाता है। अगर राज्य कह दे कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, जाओ छोड़ दिया। केंद्र कह दे हम भी नहीं लेंगे, जाओ छोड़ दिया। तो अब आप सोचिए कि ये कैसे घटकर जो है वो आपका 45 रुपया जो है सीधे घट गया। 105 रुपया में से 45 रुपया घटा दीजिए तो सीधे सीधे 60 रुपए का हो गया। कहीं और सस्ता होगा, मान लीजिए वैट किसी बीजेपी शासित राज्य में घटाया गया तो वहां और सस्ता होगा, तो घटा दीजिए तो 50 रुपए पे आना जाएगा। लेकिन वो लेकिन लिखा था ना मैंने, अब उस लेकिन पर आते हैं। अगर पेट्रोल, डीजल, गैस समेत सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स से केंद्र और राज्य दोनों की कमाई का आंकड़ा भी एक बार देख लें, तब उस लेकिन पर आने में थोड़ी आसानी हो। अब इसमें अगर आप जोड़ दें कि पेट्रोल प्लस डीजल प्लस गैस, इससे कमाई कितनी हो रही है? केंद्र की कमाई है, कमाई बता रहा हूं आपको, ये केंद्र की कमाई बढ़ती है 4,55,000 करोड़ रुपए। इतना आता है इन तीनों से, गैस से, डीजल से, पेट्रोल से। और राज्य की कमाई है, राज्य वाले मुफ्त में नहीं है, वो भी पैसा लेते हैं, 2,17,000 करोड़ रुपए। इसमें दोनों में लाख जोड़ लीजिए, 2.73 लाख, यहां भी लाख करोड़। अगर पेट्रोल 50 रुपए लीटर या आज के रेट से 50 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया जाए तो टैक्स से कमाई भी घटानी पड़ेगी, पूरी तरह से भूलना पड़ेगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? जब सरकार करोड़ों गरीबों को हर महीने राशन दे रही है और फ्री वैक्सीन पर खर्च हो रहा है, तो क्या सरकार यह अफोर्ड कर सकती है कि जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं नीचे गई, भारत में भी गई, तो वो 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो कहे स्वाहा, जाओ नहीं लेंगे? नहीं लेंगे तो क्या होगा सुनिए। जैसे आपको बताता हूं, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें मुफ्त राशन दिया जा रहा है गरीब परिवारों को, उस पर अब तक का खर्च कितना आया है आपको पता है? 2,60,000 करोड़ रुपए। अब आप बताइए, 8 लाख करोड़ रुपए आपने कहा टैक्स पे छोड़ दो, हमको 50 रुपया पेट्रोल दे दो। ये 2,60,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए गरीबों के घर में राशन पहुंचाने में, कि उसको चिंता न करनी पड़े कि मेरा बच्चा कुछ खा के सोएगा या नहीं, वो पैसा कहां से आएगा? और ये 6 महीने योजना और बढ़ाई गई है, 6 महीने एक्सटेंशन दिया गया, उसमें कितना खर्च होगा? 80,000 करोड़ रुपए, यानी 3 लाख, दोनों को मिला दीजिए तो 3,40,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ खर्च हो रहे हैं किसमें? किस देश में कोई भूखा ना सो सके।
भाई पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा तो पेट्रोल पी के थोड़ी सोइएगा, खाना तो दाल चावल ही पड़ेगा, रोटी ही खाइएगा, पेट्रोल पी के थोड़ी सोइएगा। और जिस गरीब को खाना मिल रहा है वो तो बेचारा पेट्रोल इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, डीजल भी नहीं कर सकता, बाइक और गाड़ी से थोड़ी चलता है। हाँ हो सकता है, ठीक है, खेत में काम करता होगा, खेत, इसमें से कई लोग जो है वो खेत में काम करने वाले भी नहीं है, या हो सकता है लेबर होंगे ज्यादा से ज्यादा। ये योजना गरीब को मुफ्त राशन देने की अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी, सितंबर 2022 तक चली, और इसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, चावल प्रति महीने प्रति व्यक्ति मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। और लोगों ने क्या कहा है पता है? जब हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे थे तो लोग जब कहते थे कि भाई फ्री राशन मिला है, जिसको बड़ा फैक्टर माना गया बीजेपी की जीत के पीछे, वो लोग कहते थे पकड़ पकड़ कर राशन दिया गया कि कोई भूखा ना रह जाए, कहीं कोई धांधली ना हो जाए। अब आप सोचेंगे कि राशन में मान लीजिए 3.5 लाख करोड़ खर्च हो गए, अब मुझे 50 रुपया पेट्रोल मिलने लग जाए तो मेरा कितना बचेगा? मतलब मेरा इससे क्या काम चल जाएगा कि अगर ये राशन ना भी मिले तो वो पैसा बचाकर मैं उधर राशन में लगा लूं? बहुत सही सवाल है, इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये पैसा 3.5 लाख करोड़ गरीब को खाना खिलाने के बजाय सीधे उसकी जेब में डाल दें, पेट्रोल पे टैक्स ना लें तो क्या होगा? तो एक अनुमान लगाते हैं कि अगर डेली एक आदमी बाइक से चल रहा है और 20 किलोमीटर की दूरी पर उसका ऑफिस है, या 20 किलोमीटर आता जाता है, तो 20 किलोमीटर जाता है और 20 किलोमीटर आता है, मान लीजिए एक एवरेज निकाल रहे हैं कि इतना उसका कंजम्पशन है, इतनी गाड़ी चलाता है, यानी कुल 40 किलोमीटर का रोज का ट्रैवल है उसका, एवरेज मान रहा हूं, कुछ लोग ज्यादा चलाते होंगे। तो पेट्रोल की औसत खपत अगर इसका कैलकुलेशन करने बैठे तो बाइक चलाने वाला हर महीने करीब करीब 25 लीटर पेट्रोल और कार चलाने वाला हर महीने 80 लीटर पेट्रोल औसत इस्तेमाल करेगा। 40 किलोमीटर की अगर दूरी वो यूज करता है, अगर 50 किलोमीटर चला गया थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। लेकिन देश के ज्यादातर गांव में, छोटे शहरों में 40 किलोमीटर की दूरी काफी है। दिल्ली में आज के रेट के हिसाब से इसका खर्च कितना बैठेगा? अच्छा, अगर मेट्रोज में भी बात करें, 20 किलोमीटर कोई कम दूरी नहीं है, 40 किलोमीटर दिन का माना है, तो इस 40 किलोमीटर के लिए जो खर्च बैठेगा, अगर आप देखने जाएंगे तो इस 40 किलोमीटर के लिए कार से अगर आप जा रहे हैं तो आपका खर्च बैठेगा महीने का 8400 रुपया पेट्रोल का, 8400। और अगर आप बाइक से जाते हैं 40 किलोमीटर तो आपका खर्च बैठता है 2625 रुपए। यह आपका कैलकुलेशन है। अब अगर, ये तो आज की रेट में बताया, अब अगर पेट्रोल मान लीजिए 50 रुपए का हो गया, घटा दिया कि जाओ कम कर दिया, तो ये 8400 रुपया जो आपका महीने का खर्च हो रहा है, ये घटकर हो जाएगा 4000 रुपए सीधे, मतलब करीब करीब आधा हो गया। और इधर आपका घटकर हो जाएगा करीब करीब 1250 रुपया बाइक वालों के लिए। यानी आपके, अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं तो आपने एक महीने में 4000 रुपए बचा लिए, अगर 50 रुपए पेट्रोल है। और अगर बाइक से चलते हैं तो करीब करीब आपने 1250-1300 रुपया बचा लिया। लेकिन इस 1200 और 4000, अब जो 4000 वाला है जो कार से चल रहा है, वो तो फ्री राशन लेने वाला वैसे भी नहीं है, उसके लिए 4000 तो कोई बहुत बड़ी बात वैसे भी नहीं, वो तो गाड़ी खरीद रहा है। अभी एक गाड़ी आई है महिंद्रा की XUV 700, उसका 1.5 साल का वेटिंग है, 1.5 साल का वेटिंग, लोग लाइन में लगे खरीदने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल डीजल सस्ता मत कीजिए, फिर याद दिला रहा हूं, लेकिन आज के हालात में क्या है वो आपको बता रहा हूं। तो 4000 रुपया गाड़ी वाले के लिए वो महीना में बचा रहा है, तो सोचिए क्या बचा रहा है। और बाइक वाला अगर बचा रहा है 1200-1300 रुपया, तो वो 1200-1300 रुपए में क्या करेगा, मैं इस पर भी आऊंगा। 16 दिन में 10 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल। 22 मार्च से 14वीं बार दाम बढ़े हैं, और बुधवार को 80 पैसे महंगा हुआ। ये आपको जो हाल में हुआ है वो बता रहा हूं।
16 दिन में 10 रुपए कीमत बढ़ी। अब आपको पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 16 दिन में अगर 10 रुपए बढ़ गए तो 10 रुपए के हिसाब से महीने का आपका खर्च कितना बढ़ा है जो ये कीमत बढ़ी। अभी कार चलाने वाला हर महीने 80 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है, जो आपको बताया था भाई कि भाई 80 लीटर पेट्रोल अगर वो खर्च करता है औसत, तो 10 रुपए अगर बढ़े हैं तो उसका 800 रुपए का खर्चा बढ़ा है कार वाले का हर महीने का। और 800 रुपए कार वाले का खर्चा बढ़ रहा है, कार वाले का। बाइक वाले का और कम बढ़ा है, लेकिन मैं कार वाले के लिए भी बोलता हूं 800 रुपए कुछ लोगों के लिए बहुत सामान्य बात होगी, गाड़ी वालों के लिए तो और भी सामान्य बात होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत भारी भी होगी। सब लोगों के लिए 800 रुपए हल्की चीज नहीं होती, भारी चीज भी होती है। लेकिन ये वो खर्च है जो कष्ट करके अभी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन गरीब क्या करेगा, मुझे ये बताइए। जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वैक्सीनेशन फ्री में हो रहा है, वो कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए वैक्सीन के लिए पैसा नहीं जुटा सकता। वो पैसा अगर सरकार भर रही है तो आसमान से पैसा नहीं गिर रहा बॉस। आप 800 रुपया बचाएंगे, आप 500 रुपया बचाएंगे, वो गरीब वो 500 रुपया भी कहां से लाएगा? सोचे हैं कभी? और ये सोचने के लिए नहीं बोलता अगर ये कोरोना का संकट काल नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैसे कोरोना काल में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने भारत में गरीबी को चरम पर पहुंचने से रोक लिया, इसके बारे में खुद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में तारीफ की गई है भारत की और नरेंद्र मोदी सरकार की। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी 1% से कम रही। इसमें वो लोग शामिल थे जिनकी खर्च करने की क्षमता रोजाना 125 रुपए से कम थी। 2020 में कोरोना के दौरान भी अत्यधिक गरीबी का स्तर नहीं बढ़ा भारत में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी वृद्धि को रोकने में काफी अहम रही। कोरोना काल में लोगों की आय का जरिया छिन जाने की वजह से गरीबी में होने वाली बढ़ोतरी पर लगाम लग गई। महामारी अचानक से आने वाला काफी बड़ा झटका था, इसलिए अस्थायी तौर पर राजस्व नीति में परिवर्तन करना काफी अच्छा कदम था। ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है, आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि भारत में कमाल का काम हुआ कोरोना के संकट काल में। रिपोर्ट कहती है कि पिछले कई दशकों में जितनी गरीबी नहीं बढ़ी थी वो दुनिया में बढ़ी। यह रिपोर्ट कहती है कि करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए दुनिया में। 10 करोड़ लोग करीब। लेकिन भारत में वो इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि लोगों को उस गरीबी के कष्ट को सहने नहीं दिया गया। उनको राशन पहुंचाया गया, उनको वैक्सीनेशन पहुंचाया गया, वैक्सीनेशन किया गया। अब आप सोचिए, कोरोना के संकट काल में अगर पेट्रोल 50 रुपए का होता तो क्या ये देश उसे सह पाता? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये किसी आइडियोलॉजी का मसला नहीं है, ये एक देश के लिहाज से आपको समझना पड़ेगा। और क्यों कहता हूं कि एक देश के लिहाज से समझना पड़ेगा? यह बात आपको तब समझ में आएगी जब आप अपने पड़ोस में पाकिस्तान का हाल देखेंगे, श्रीलंका का हाल देखेंगे। मुझे पता है कई लोग इस रिपोर्ट के बाद मुझे क्रिटिसाइज करने आएंगे कि देखो ये 50 रुपए पेट्रोल की कीमत नहीं घटाने के पक्ष में था, देखो महंगाई। नहीं बॉस, जंग लड़ रहे हैं। ये हालात इसलिए हुए क्योंकि पहले कोरोना ने श्रीलंका की कमर तोड़ी, कर्ज पर कर्ज लेता गया और इसी बीच नई सरकार ने टैक्स की दरें आधी करने का वादा कर दिया। इन सब ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। आज श्रीलंका में गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। अमीरों के पास पैसे हैं तो उन पैसों की वैल्यू नहीं रह गई। गरीब के पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो खाने को मोहताज है। ये आपके पड़ोस में श्रीलंका में हो रहा है। इसलिए मैंने कहा किसी पार्टी, किसी आइडियोलॉजी, किसी एक नेता, किसी दूसरे नेता की बात ही नहीं है, ये मुल्क की, देश की बात है। और इसके बाद भी अगर आप 50 रुपए पेट्रोल पाना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी हो सकती है, मैं उसको भी नकार नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत गलत है,
लेकिन हालात की बात है, जैसे घर में हालात अगर खराब हों तो सिर्फ आपकी बात नहीं होती, परिवार की बात होती कि चलो तुम भी थोड़ा कम कर लो, तुम भी थोड़ा खर्चा कम कर लो। और अकेले इंडिया में हो रहा तो मैं तब भी मैं सोचता कि सरकार को कहिए, इसको कहिए, उसको कहिए। यहां पॉलिटिक्स में राज्य में कोई वैट नहीं घटाता, आपस में लड़ते रहेंगे, केंद्र क्यों नहीं घटाता, राज्य क्यों नहीं घटाता। जीएसटी में पेट्रोल को लाने की बात होती है तो लोग मुकर जाते हैं, इधर उधर घूम देखने लगते हैं। राज्यों का टैक्स बताया ना, 2 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए वो भी तो ले रहे हैं, वो कर देते 2.5 लाख करोड़ फ्री में, जाओ कर लो। राज्यों की क्या हालत हो रखी है। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा कर दिया कि फ्री में बिजली देंगे, दे पा रहे हैं। भगवंत मान गए थे ना पीएम से पैसा मांगने, 1 लाख करोड़ दे दीजिए। भाई आपके पास तो फॉर्मूला था, नहीं चल रहा ना बॉस फॉर्मूला। और पंजाब में तो जो हालत कर रखी है वहां तो और चलाना मुश्किल होगा किसी के लिए। लेकिन देश के लिहाज से इस खबर को समझिए। देश के कई राज्य श्रीलंका की राह पर हैं। क्यों? फ्री 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 के चक्कर में। अगर वही फ्री फ्री के चक्कर में पेट्रोल भी ला दीजिएगा 50 रुपए पे, तो पेट्रोल पी के जिंदा नहीं रहिएगा बॉस, खाने के लिए चावल ही चाहिए। वो जो किसान जिसके लिए मंडी के अलावा दूसरे रास्ते नहीं खुलने दिए गए, कृषि कानून को रद्द करवा दिया कुछ लोगों ने, उससे जो रिकॉर्ड खरीद हो रही है अन्न की, वही अन्न इधर दिया जाता है गरीब को। वो रिकॉर्ड खरीद कि किसान जो है उसकी माली हालत ना बिगड़े, वो कहां से होती है? हवा से पैसा नहीं आता बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो भारत को इस तरह की किसी स्थिति से न सिर्फ बचाया, बल्कि मुश्किल वक्त में भी किसी को बड़ी तकलीफ नहीं होने दी। आप देखिए कि कोविड के दौरान पेट्रोल के रेट किस तरह से बढ़े, इसका चार्ट आपको दिखाता हूं। जनवरी 2020 में आप देखिए क्या स्थिति थी। पेट्रोल की कीमत आपको बता रहा हूं। जनवरी 2020 2020 76 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, 76 रुपीज का। मार्च 2020, ये आपको 2020 का बता रहा हूं। मार्च 2020 में ये 69 रुपए 59 पैसे का मिल रहा था। मई 2020 आप देखिए, ये वो वक्त था मार्च वाला जब कोरोना ने देश पर अटैक करना शुरू किया था। और मई 2020 में यह पेट्रोल बढ़कर 71 रुपए 26 पैसे का हुआ। तब तक भी चीजें चल रही थी। जून 2020 पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 72 रुपए 46 पैसे। जुलाई 2020 इसमें पेट्रोल की कीमत बढ़कर हो गई 80 रुपए 43 पैसे। यह वो दौर था जब देश लॉकडाउन में था। सोचिए, ये 8 रुपए अगर न बढ़े होते तो देश कहां से चलता। फिर आया दिसंबर 2020, इसमें कीमत और बढ़ाई गई और 83 रुपए 71 पैसे हुआ। ये तब तक कोई अनलॉकिंग नहीं हुई थी, तब तक रिकवरी पर नहीं आया था अपनी अर्थव्यवस्था। फरवरी 2021, अब 2021 का देखिए, फरवरी 2021 में कितना हुआ? इसको बढ़ाकर किया गया 90 रुपए 19 पैसे। जुलाई 2021 इसमें हो गया बढ़कर 100 रुपए। तब तक दूसरी लहर आ चुकी थी। अक्टूबर 2021 104 रुपए। दूसरी लहर से देश उबर रहा था। नवंबर 2021 जब मामला 109 रुपए पे पहुंच गया और अप्रैल 2022 में हम हैं, ये 105 रुपए है। 2022 का ये आपको बता रहा हूं। तो कहां जनवरी में 76 रुपए से 105 रुपए तक मामला इसलिए नहीं पहुंचा कि पैसे ले लेने हैं और कहीं उड़ा देना है।
हालात देखिए क्या थे, दुनिया में क्या हालात। ये पीएम मोदी की नीतियां हैं कि हमने अपने गरीबों पर पूरा ध्यान दिया, मिडिल क्लास पर भी उतना बोझ नहीं डाला और अर्थव्यवस्था का बैलेंस बना रहा। कई लोग तो ये भी मजाक उड़ाते हैं, लॉकडाउन लगा दिया, थाली बजवा दी, ताली बजवा दी। क्या होता है ना, जब जिंदा बच गए तो लगता है क्या था, ताली बजा रहे थे। जब दीवार पर फोटो टंगी होती तब समझ में आता, बचने के बाद तो सबको मजा आता है। उस वक्त ना पीपी किट थी, ना टेस्टिंग थी, ना मास्क था, ना सैनिटाइजर था। आज लोग मजाक बनाते हैं। बैलेंस बना, पहले जिंदगी बची, फिर अर्थव्यवस्था बची, और अब दुनिया कह रही है कि भारत रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। अभी कोरोना की सिर्फ बात नहीं है, यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, पूरी दुनिया में इंपैक्ट है। भारत में कितना बढ़ा है, कितनी कीमत बढ़ी है। युद्ध होने के बावजूद, कोरोना के संकट के बावजूद भारत में कीमत बढ़ी है पेट्रोल डीजल की 5%। अमेरिका में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 51%। अमेरिका के पास तो खुद का पेट्रोल है, हम तो आयात पर निर्भर हैं, तब 5% बढ़ा है। अमेरिका में 51%, यूके में 55% कीमत बढ़ी, कनाडा में 52%, जर्मनी में 55%, फ्रांस में 50% कीमत बढ़ी, स्पेन में 58%। और ये कोई हल्के फुल्के देश नहीं है, पैसे वाले देश हैं। चाहें तो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कहीं से और से पैसा लगा सकते हैं। डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस नहीं हैं, वो भी कीमत बढ़ा रहे हैं। सबके लिए हालत एक जैसी है कि कहां से पैसा आए और वो लगाया जाए। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल भारत से काफी ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। हांगकांग में पेट्रोल की कीमत क्या है आपको पता है? 217 रुपए लीटर। नीदरलैंड में 191 रुपए लीटर का पेट्रोल बिक रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, नॉर्वे में 186 रुपए लीटर बिक रहा है। फिनलैंड में 179 रुपए पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है। चीन में 111 रुपए पर लीटर है। चीन तो कुछ लोगों का भगवान है। चीन से क्यों नहीं बोलते कि तुम तो बहुत कमाल की अर्थव्यवस्था हो बॉस, तुम ही घटा देते, कर देते 50 रुपए का। ब्राजील में 118 रुपए पर लीटर बिक रहा है। साउथ कोरिया में 126 रुपए लीटर है। फ्रांस में 145 रुपए लीटर है। स्पेन में 148 रुपए प्रति लीटर है। इटली में 151 रुपए का बिक रहा है। पिछले 3 साल से भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर संकट है, और इसलिए ये आंकड़े हैं। कोरोना की वजह से 2020 बर्बाद, 2021 खत्म। 2021 में कुछ रिकवरी शुरू हुई थी तो नया वेरिएंट आ गया, फिर रिकवरी सुस्त पड़ गई। इसी बीच 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। मतलब ये संकट है कि जा ही नहीं रहा, और इसका मुकाबला भारत ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल की कीमत घटनी चाहिए, स्पष्ट तौर पर कहता हूं। गैस सस्ता होना चाहिए, स्पष्ट तौर पर कहता हूं। लेकिन क्या बतौर नागरिक हमें यह भी पूछना होगा, कई लोग वो पुराने वीडियोस निकालते कि उस दौर में वो तो कहते थे कि पेट्रोल इतने का मिलना चाहिए, उतने का मिलना चाहिए। एकदम सही बात है, लेकिन वो दौर और आज का दौर, दुनिया ने नहीं देखा कोरोना में क्या हुआ। दुनिया ने नहीं सोचा था कि कोरोना के इस महासंकट के बाद यूक्रेन और रूस भिड़ जाएंगे आपस में। नेताओं से हिसाब लेना आपका पूर्ण अधिकार है, लेकिन एक बात ईमानदारी से कहता हूं, ना नेता सर्वोपरि है, ना पब्लिक सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। सोचिएगा उन गरीब लोगों को के बारे में कि आप 50 रुपए पेट्रोल लेते, वो गरीब भूखा नहीं मर जाता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था को कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे तेजी से भागने वाली अर्थव्यवस्था होगी, क्या हम वो हो पाते? सोचिए, उसके बाद भी मन है तो जिसको मन उसको कोसिए। मुझे भी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। आज वाली बात पसंद नहीं आई, मेरा काम था, मैंने समझाया। पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास, और उसमें बीजेपी का
42 साल पुराना चैप्टर। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 42 साल पहले आज ही के दिन बीजेपी बनी थी। वो बीजेपी जिसने पहला चुनाव लड़ा था तो देश भर में 2 लोग चुनकर आए थे। 2 सांसद वाली पार्टी आज पीएम मोदी के लीडरशिप में अपने गोल्डन पीरियड में। एक फिल्म आई अभी क्रिकेटर प्रवीण तांबे पर। कौन प्रवीण तांबे? बड़ी अच्छी फिल्म है, देखिएगा। वैसे ही बीजेपी के लिए एक वक्त लोग कहते थे कौन बीजेपी। आज देश की राजनीति बीजेपी और पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है और इसीलिए हमें लगा कि यह चैप्टर खोलकर समझना चाहिए कि एक पार्टी 42 साल में इतना कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। उसने क्या किया ऐसा, किस हाल में थी और अब किस हाल में है, यह जानना बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी की स्थापना कब हुई? बीजेपी के 42 साल देखिए। बीजेपी इसकी स्थापना हुई 1980 में, 1980 में, और इसके बाद 1984 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ा। पहला लोकसभा चुनाव इनका बतौर पार्टी वो था 1984 का साल। और उस चुनाव में क्या हुआ वो आपको बताता हूं। 1984 का लोकसभा चुनाव बीजेपी 224 सीट पर लड़ी, 224 पर, और जीती कितनी? मात्र 2 सीट जीती। जमानत कितनी सीट पर जब्त हुई होगी सोचिए? 108 सीट पर जमानत जब्त हो गई थी इस पार्टी की। यह थी वो बीजेपी 1984 में। इनका वोट शेयर 1984 में, इनका वोट शेयर जो इनको मिला था इतनी सीटों पर लड़ने के बाद और जमानत जब्त कराने के बाद, इनका वोट शेयर 1984 में था 7.74%, मात्र 8% के करीब। और इनको वोट मिले थे 1.82 करोड़, मतलब 1 करोड़ 42 लाख लोगों ने इनको वोट किया था मात्र। अब आज की बीजेपी से अगर इसको कंपेयर करें, यानी अगर हम 2022 में आ जाएं, 2022 में, इनके लोकसभा में सांसद हैं 301 और वोट शेयर इनका है कहां? 7% पे थे। वोट शेयर जो है, वोट परसेंट, वो करीब करीब मान के चलिए कि 38% के करीब। और वोट कितने मिले? जो 1 करोड़ 42 लाख वोट मिले थे वो इन 42 सालों में बढ़कर 23 करोड़ हो गए। 23 करोड़ लोगों ने वोट किया। कहां? 1 करोड़ 42 लाख से शुरू करके 23 करोड़ वोट पर यह पार्टी पहुंची। 7%, 8% से 38% वोट शेयर पे पहुंची। 1984 में बीजेपी के जो 2 सांसद जीते थे उनके बारे में आपको बताता हूं। इनके नाम भी बहुतों को नहीं पता है। इनमें एक सांसद हैं चंदू पाटला रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के हनाम कोड़ा से जीते थे और कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव को हराया था। पीवी नरसिम्हा राव जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। यह सीट दोबारा बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। दूसरे सांसद एके पटेल थे जो गुजरात के मेहसाणा से जीते। उन्होंने कांग्रेस के आरएस कल्याण भाई को हराया था। 1984 से यह सीट बीजेपी ने लगातार 5 बार जीती। बाद में एके पटेल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में मंत्री भी बने। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था, लेकिन बीजेपी की बुनियाद इससे पुरानी है। बीजेपी का जन्म जनसंघ से हुआ था, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। आजादी के बाद नेहरू कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, लेकिन नेहरू की कश्मीर नीति और विदेश नीति का विरोध करते थे। अप्रैल 1950 में मुखर्जी ने मंत्री पद छोड़ दिया और जनसंघ का गठन किया। जनसंघ ने 1952 का पहला आम चुनाव लड़ा और मात्र 3 सीट जीती। कांग्रेस के उस दौर में भी भारतीय राजनीति में जनसंघ अपनी जगह बनाता जा रहा था। इसी बीच 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल यानी इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। जयप्रकाश नारायण ने विपक्षी दलों को एकजुट किया। जेपी आंदोलन आपने सुना है ना। विपक्षी दलों ने जनता पार्टी बनाई और नई पार्टी बनाई
इस नाम से जनसंघ समेत कई दलों ने जनता पार्टी में विलय कर लिया। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की बड़ी हार, 295 सीटों के साथ जनता पार्टी को बहुमत मिला। कांग्रेस 154 पर सिमट कर रह गई। यह देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी आजादी के बाद। लेकिन 2 साल बाद ही जनता पार्टी में मनमुटाव शुरू हो गया। जनसंघ के लोगों से कहा गया कि वो आरएसएस की सदस्यता नहीं ले सकते। जनसंघ तब तक जनता पार्टी में विलय हो चुका था। जनसंघ के लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि क्यों नहीं आरएसएस में जाएंगे भाई। और 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन। तो यहां से नींव पड़ी बीजेपी। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, लेकिन बीजेपी से पहले जनसंघ का चुनाव चिन्ह अलग था। भारतीय जनसंघ कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थी। जनसंघ का मानना था कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासन में देश अंधकार की तरफ जा रहा है और इसलिए जनसंघ के गठन के बाद दीपक को चुनाव चिन्ह बनाया गया। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। दीपक से कमल के फूल पर आ गए। कमल के फूल की भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा अहमियत है। आम जनमानस से जुड़ने के लिए बीजेपी ने कमल का फूल चुनाव चिन्ह बनाया। 1984 में 2 सांसदों वाली बीजेपी 42 साल बाद आज कहां पहुंच गई है, इसको अभी आपको समझा रहा हूं कि कैसे 301 सदस्य लोकसभा में हैं। राज्यसभा में पहली बार 101 सदस्य हो गए हैं बीजेपी के। देश में कुल विधायक 1376 हैं। 18 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार हो गई है। 18 करोड़ से ज्यादा तो इनके कार्यकर्ता हो गए हैं। दुनिया में बीजेपी से बड़ी पार्टी नहीं है। दुनिया की बड़ी पार्टियों के बारे में आपको बताऊं, अगर बीजेपी के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य बताए जाते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग आधे, 9.5 करोड़ सदस्य, आधे से थोड़ा ज्यादा। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी 4 करोड़ 80 लाख इसके कार्यकर्ता हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी 3.5 करोड़ सदस्य हैं इसके। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 करोड़ 80 लाख सदस्य हैं। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ 1 करोड़ 60 लाख सदस्य हैं इसके। तो बीजेपी से बड़ी पार्टी इस वक्त दुनिया में नहीं है। 18 करोड़ सदस्य हैं इसके। कभी बीजेपी की जमानत जब्त हो जाया करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद तो बीजेपी जीत की गारंटी बन गई। नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीते जो शायद सपने में भी खुद को चुनाव जीतता देखते तो डर के मारे उठ जाते कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी नाम की एक आंधी जब चली तो सबको साथ में खींच कर लेकर ले गए। और नरेंद्र मोदी खुद राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए, या ब्रांड बन गए कह लीजिए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके जैसा मेहनत करने वाला कोई नेता आपको मौजूदा परिस्थिति में भी नहीं दिखेगा। मेहनत करने वाला कह रहा, सरकारी योजनाओं का फायदा नीचे तक पहुंचाने की बात हो या फिर नई योजनाएं लागू करने की बात, पीएम मोदी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। चुनावों को लेकर बीजेपी का नजरिया भी पीएम मोदी ने बदला। 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी बन गई। बीजेपी को पीएम मोदी की लीडरशिप में कई बार हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कोशिश करने में नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं रहे। चुनाव कोई भी हो, नरेंद्र मोदी प्रचार में पूरी ताकत लगाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि फलाना जगह हार सकते हैं या वहां जीतने की गुंजाइश कम है तो नरेंद्र मोदी ने रैली नहीं की। पंजाब का लेटेस्ट उदाहरण है, जिस पंजाब में यह कहा गया कि बीजेपी की सीटें नहीं आएंगी, वहां भी नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। यह नहीं सोचा कि अगर सीट नहीं आएगी तो लोग कहेंगे अरे मोदी जी क्या कुछ नहीं हो। नहीं, मेहनत तो कर ही दो, रिजल्ट देखा जाएगा। आया तो आया, ठीक है। और चुनाव खत्म हुआ जिस वक्त लोग ये सोच रहे थे कि 5 राज्यों में 4 बीजेपी सरकार बना ली, 1 में आम आदमी पार्टी की बनी, अब आगे क्या होगा ये वो। उस नतीजे के अगले दिन 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, अपने गृह प्रदेश में लोगों से मिलने, और अगला चुनाव भी गुजरात में। अब कोई इस लेवल पर मेहनत करेगा तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। नरेंद्र मोदी की चर्चा आज दुनिया में होती है। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं।
अप्रूवल रेटिंग के मामले में पीएम मोदी के आसपास कोई दूसरा है ही नहीं दुनिया में। वर्ल्ड लीडर मैं बता रहा हूं, इंडिया के लीडर्स की बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77%। कोरोना का संकट आया, आर्थिक संकट आया, सब आया, कोई नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को हिला नहीं पाया। 77%। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज 63% पर उसके बाद आते हैं। मतलब फर्स्ट और सेकंड में 14% का फर्क है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी 54% पर, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स 45%, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 42% की अप्रूवल रेटिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 42% की रेटिंग है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति 41% की अप्रूवल रेटिंग है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 41% की अप्रूवल रेटिंग है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 41% की रेटिंग है। कहां बड़े बड़े नेता 40-41% पे झूल रहे हैं और नरेंद्र मोदी की रेटिंग जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। 77%। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले की बीजेपी और उसके बाद की बीजेपी का अंतर भी आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले बीजेपी की सरकार जो थी वो 7 राज्यों में थी। पीएम मोदी से पहले और यह है बाद, और यह आपको हाल बता रहा हूं बीजेपी का। पीएम बनने से पहले बीजेपी की सरकार जो थी वो 7 राज्य में थी। इस वक्त कितने राज्यों में सरकार है? 18 राज्यों। मोदी फैक्टर का असर देखिए, कहां 7 राज्य में थे, कहां 18 में पहुंच चुके हैं। 11 राज्यों में इजाफा हुआ है। तब लोकसभा में 116 सांसद थे। यह लोकसभा का बता रहा हूं, एलएस। और राज्यसभा में कितने थे? 44 सांसद थे नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पहले। अब लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं 301 सांसद, और राज्यसभा में 101 सांसद। ये नरेंद्र मोदी के पीएम बनने और मेहनत करने के बाद वाली बीजेपी। ये हुआ है, और ये मामूली बात नहीं है कि एक आदमी अपने कंधे पर एक पूरी पार्टी को लेकर चले। ऐसा नहीं कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर रहा है। आप जब बीजेपी को डिस्कस करते हैं तो उसके कार्यकर्ताओं में जो अनुशासन है वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पर जो काम है, कनेक्ट है, वो आपको चर्चा में लाना पड़ेगा। जो संघ का साथ मिलता है वो आपको चर्चा में लाना पड़ेगा। 42 साल में जमीनी तौर पर काम करके इस पार्टी को, इस कमल को इन लोगों ने खिलाया है। शुरुआती दिनों में बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, मतलब उच्च वर्ग की पार्टी, अपर क्लास की पार्टी। और इस छवि के कारण सालों तक देश की बहुसंख्यक आबादी से बीजेपी दूर रही। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो कैसे हुआ आपको बताता हूं। पीएम मोदी ने गरीबों के बैंक खाते खुलवाए और योजनाओं की रकम कहा कि सीधा अकाउंट में डालो ना भाई, बीच में कोई चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट रकम अकाउंट में डालो, डायरेक्ट ट्रांसफर। डीबीटी जिसको कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पीएम मोदी ने ग्रामीण इलाकों पर ध्यान दिया। गांव में शौचालय का निर्माण करवाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, शहरी पार्टी होने की छवि को दूर कर दी। छवि यह बना दी, अब तो कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को मिडिल क्लास की सुध नहीं। जो पार्टी पहले मिडिल क्लास की, अपर क्लास की बताई जाती थी, उस पर आज आरोप लगता है कि मिडिल क्लास का टैक्स नहीं घटाते, ये नहीं करते, इनकम टैक्स में छूट नहीं देते, तो ये मिडिल क्लास की पार्टी नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास तो फिर भी चला लेगा। एक काम करो, तुम नीचे जिस गरीब पर कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर ध्यान दो ना, उसको शौचालय दो, उसको घर दो, उसको बिजली दो, उसका अकाउंट खुलवाओ। और जो अभी आप सुनते होंगे, कई बार चर्चा में सुनते होंगे ना, यूपी इलेक्शन के बाद भी कई बार चर्चा में वर्ड आता है, लाभार्थियों का वोट बैंक तैयार कर दिया है, बेनिफिशियरीज का। जो वो कहते हैं कि गरीब बेईमानी नहीं कर सकता, जब आप उसके लिए करेंगे तो वो पलट के आपके लिए आएगा ही आएगा। किसानों के लिए योजनाएं बनाई, किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया,
किसानों का भरोसा जीतने में काफी हद तक कामयाब हुए। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। उन्होंने न सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में या अपने सरकार चलाने के तरीके में एक अलग ही राह पकड़ी। नरेंद्र मोदी जो करते हैं, जो कहा जाता है इवेंट करते हैं, कई बार बाहर जाते हैं विदेश में, तो लगता है जैसे रॉक स्टार की भूमिका में है। ये सब पहले तो नहीं था ना, पहले प्रधानमंत्री नहीं करते थे, उन्होंने अपना रास्ता चुना। उनकी विदेश नीति की बड़ी आलोचना हुई। आज उसका असर दिख रहा है ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान तो 2 कौड़ी का देश है, इसको कोई भी बताता है कि क्या करना है। इंडिया को देखो, इंडिया को कोई नहीं बोल पाता। अभी नहीं बोल पाया, अमेरिका हाथ पर मारता रह गया, नहीं बोल पाया इंडिया को। वैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स में भी इतनी कड़ी मेहनत करनी है, इसको खींच कर लाए पॉलिटिक्स के अंदर कि जीत रहे हैं तो बैठ नहीं जाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गरीबों, किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई और बीजेपी का बेस जो लाभार्थी वाला बना, वो एक दिन में नहीं बना। जैसे पीएम किसान योजना, 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी इससे जुड़े। जो सिलेंडर बटा, 9 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े। जनधन खाता खुला, 44 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों का खुला, 44.5 करीब। 10 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिला। पीएम आवास योजना में 54 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं जिनको घर मिला, 54.5। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ये वाला अपना लाभार्थी वर्ग तैयार करूंगा और ये मेरी पॉलिटिक्स ये होगी कि उनको उनके लिए करके जीत लो। मोदी सरकार की इन्हीं योजनाओं ने बीजेपी को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। कहते हैं ना कि जो लीडर होते हैं वो सबको साथ लेकर चलते हैं। यह खासियत आपको नरेंद्र मोदी में दिखती है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो खुद को सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं। चुनावी जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं। बार बार कहते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी की ताकत है। आज स्थापना दिवस के मौके पर भी पीएम मोदी ने फिर दिखाया कि वो क्यों लीडर हैं, क्यों पार्टी को आगे ले जा पा रहे हैं। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाषण दे रहे थे तो पीएम मोदी ने एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह अध्यक्ष का पूरा भाषण सुना। अभी जब योगी जी शपथ ले रहे थे, मैं गया था वहां लखनऊ में शपथ ग्रहण के दौरान, 40-42 डिग्री की गर्मी, भयंकर गर्मी, एकदम तेज धूप। लोगों ने कहा कि पीएम आएंगे और इतना बड़ा मंत्रिमंडल होगा, 40 लोग के करीब आसपास शपथ लेंगे, पीएम पूरा बैठेंगे, क्योंकि एक एक आदमी अगर मान लीजिए 1.5 मिनट 2 मिनट भी शपथ ले रहा है तो 1-1.5 घंटे चलेगा इतनी गर्मी में। बैठे रहे, हिले नहीं, क्योंकि वो कार्यकर्ता को भी लगा कि हर आदमी इनके लिए इंपॉर्टेंट है और उस मंच पर मौजूद हर शपथ लेने वाले मंत्री को भी लगा कि देखिए हमारा लीडर मौजूद रहा। ये आपको डिकोड करके बता रहा हूं कि बीजेपी कैसे ऊपर जाती है, क्यों ये सब होता है। दूसरी पार्टियों में ये सब कई बार मिसिंग होता है। आए, हाथ हिलाए, राजा टाइप आए और राजा टाइप चले गए। स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ फिर से हमला भी किया और केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी परिवारवाद को लेकर बातें कही। उसका एक हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, जरा सुनिए। कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। तो परिवारवाद पर प्रधानमंत्री लगातार चोट कर रहे हैं। आपको याद होगा यूपी चुनाव के पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया। परिभाषा भी बताई थी कि परिवारवाद का मतलब यह नहीं है कि एक परिवार से 2 लोग राजनीति में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा था कि लेकिन एक ही परिवार का कब्जा हो जाए,
उसी का अध्यक्ष बनेगा तो बनेगा, उसी का नेता सीएम बनेगा तो बनेगा, और कोई बन ही नहीं सकता। यह घातक है इस देश में। परिवारवाद के खिलाफ पीएम मोदी बहुत सख्त रहे हैं, यहां तक कि खुद बीजेपी में भी कई सांसदों और विधायकों के परिवार के सदस्यों के टिकट कट गए। ऐसी कई लोग परिवारवाद की वजह से मंत्री नहीं बनाए गए। खुद प्रधानमंत्री ने बीजेपी की बैठक में कहा था कि उनकी वजह से कई लोगों के टिकट कटे हैं। अच्छा, बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 13 देशों के राजदूतों को बीजेपी मुख्यालय पर आमंत्रित किया, उनसे मुलाकात की। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम के तहत 13 देशों के प्रतिनिधियों ने उनसे बातचीत की। बातचीत में जेपी नड्डा ने बीजेपी के इतिहास के बारे में बताया, बीजेपी हेडक्वार्टर घुमाया, सिंगापुर, हंगरी, वियतनाम, बांग्लादेश के राजदूत बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। ये उसकी तस्वीर। अब ये तो विदेश से आए थे, वहां के दूत थे, राजदूत थे, लेकिन यहां बीजेपी क्या ऐसा कर रही है कि पार्टी का कमल जो है वो खिलता जाता है और हाथ खुजाते रह जाते हैं लोग। ये आज आपको समझ में आया होगा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। MDH देगी मिर्च, MDH देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला। असली मसाले सच सच MDH MDH। When I was young, I'd spend my time searching for something to call mine. Now that I'm grown, will I finally know? Found something to call mine. जो कार आपके दिल में है वही कार मायने रखती है। Skoda Slavia, it's all that matters. Skoda, simply clever. मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे, किस्मत कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। मजेदार स्वाद उन्हीं को मिलता है जिनका काम बोलता है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। गलियों में पली बड़ी तूफानों से खेलती रही, कभी यार कभी पार, कातिल लाना मेरा वाह। मतलब I had it, I didn't even know it. Just like pay, Amazon से। क्या तेरे पास Amazon है तो उसी में है पे, उससे तू कोई भी पेमेंट कर सकती है और शॉपिंग रिवॉर्ड्स जीत सकती है। पे विद Amazon and win shopping rewards. You have it, you just didn't know it. पे Amazon से। गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। हिजाब विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा की एंट्री। अल जवाहिरी ने वीडियो जारी कर भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। मुस्कान खान को मुजाहिद बहन बताया। टाइम्स नाउ नव भारत पर खबर चलने के बाद करौली दंगे